समाजवादी पार्टी का 2027 चुनाव के लिए मेगा प्लान। अखिलेश यादव 28 मार्च से कैंपेन की शुरुआत करेंगे। नोएडा से शुरू करेंगे 2027 विधानसभा चुनाव का प्रचार। अखिलेश यादव खुद करेंगे इसकी शुरुआत। 28 मार्च को फिर से बता दें आपको, नोएडा में शुरुआत होगी इस प्रचार अभियान की। पीडीए भागीदारी रैली करेंगे खुद अखिलेश यादव। करीब 11 महीने पहले ही चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है समाजवादी पार्टी, जिसकी शुरुआत खुद अखिलेश यादव करेंगे। अखिलेश रैली में पीडीए फॉर्मूले का ऐलान भी करेंगे। जहां पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं, वहां फोकस करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का खास फोकस होगा। फिर से हम आपको बता दें, 28 मार्च को नोएडा में पीडीए भागीदारी रैली के साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। पहले मैं चलूंगा विशाल के पास। विशाल, 2027 की तैयारी में अखिलेश यादव अभी से जुट गए हैं, इसका राजनीतिक मायने क्या है? देखिए आशीष, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी काफी लंबे समय से शुरू हो जाती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन दो दलों के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा। और अब अखिलेश यादव इस चुनावी कैंपेन की तैयारी कर चुके हैं। 28 मार्च को नोएडा से 2027 विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। खास बात यह है कि नोएडा ही अखिलेश यादव ने क्यों चुना। दरअसल इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि जिन सीटों पर 2022 के चुनाव में या उससे पहले जो चुनाव हुए उन पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, जहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, वहां पर इस बार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और इसी सियासी संदेश के साथ अखिलेश यादव नोएडा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। और इस रैली का नाम पीडीए भागीदारी रैली दिया गया है। पीडीए वो फॉर्मूला रहा जिसके तहत 2024 में अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिली थी उत्तर प्रदेश में। उसी फॉर्मूले को लेकर नोएडा से चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 27 के शुरुआती महीनों में ही यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो लगभग 11 महीने पहले ही अखिलेश यादव चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। विशाल, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर इसका उस परिप्रेक्ष्य में इनको फायदा मिल सकता है, जैसा आपने बताया कि 11 महीने पहले ही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में इस बार समाजवादी जो परफॉर्मेंस थी समाजवादी पार्टी की वो काफी बेहतर थी? बिल्कुल आशीष, देखिए क्योंकि अगर समय रहते कोई चुनावी कैंपेन शुरू होता है तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने लिहाज से तैयारियां शुरू करते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी है जो लगातार चुनावी मोड में रहती है। एसआईआर एक तरफ अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसको लेकर सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी, जो कि बीजेपी से मुकाबला करती हुई यूपी में दिख रही है, वो भी ये कोशिश कर रही है कि पहले जो कमजोर सीटें हैं उन पर फोकस करे। हालांकि इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ होगा। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति बदली है। खासतौर पर अगर हम देखें, बीते दिनों पूर्वी यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत अखिलेश यादव करते रहे, लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी से, और वो भी नोएडा। एक तरह से देखा जाए नोएडा, जहां पर 2022 के चुनाव में सभी जो 5 सीटें गौतम बुद्ध नगर जिले की रही हैं, बीजेपी वहां पर जीती थी। तो ये समाजवादी पार्टी के लिहाज से काफी कमजोर क्षेत्र माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां से चुनावी कैंपेन की शुरुआत करना, कहीं ना कहीं जो कमजोर सीटें हैं उस पर फोकस बढ़ाती हुई सपा दिख रही है। इसका यही सियासी संदेश देखा जा रहा है आशीष। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की एक अहम बैठक हो रही है। 2027 चुनाव की तैयारियों को लेकर के बैठक है। बड़ी बात, बीएसपी की बैठक मायावती की अध्यक्षता में चल रही है लखनऊ में। 1400 से ज्यादा पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त चल रही है। इसमें मौजूद है 1400 से ज्यादा पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष बैठक में शामिल हैं। संगठन की तैयारियों और जनाधार बढ़ाने पर समीक्षा की जा रही है। बीएसपी की बड़ी बैठक, बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक चल रही है मायावती की अध्यक्षता में। बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं। इससे समाज में आपसी द्वेष
व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। अब सीधे चलता हूं अपने सहयोगी नीतीश पांडे के पास। नीतीश, क्या योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की पॉलिटिकल माइट आज भी इतनी मजबूत है कि 11 महीने पहले एक तरफ विशाल बता रहे हैं, तैयारी चल रही है कि समाजवादी पार्टी अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेगी, और जब यह खबर आती है उसी दिन बसपा प्रमुख इतनी बड़ी बैठक लखनऊ में ले रहे हैं? देखिए आशीष, पहले मैं एक तस्वीर भी दिखा दूं। ये पीछे बसपा कार्यालय है और बसपा कार्यालय का ये गेट है, और इस गेट के भीतर लगभग 1400 से ज़्यादा ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को जमीन पर मजबूत करने की स्थिति में दिखाई देते हैं, वो मजबूत करते देखे जाते हैं। तो वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसमें विधानसभा प्रभारी हैं, इसके अलावा जिला अध्यक्ष हैं, और वो तमाम वो कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं पदाधिकारी के रूप में बहुजन समाज पार्टी को जमीन पर मजबूत करते हैं, वो अंदर बैठक कर रहे हैं। और जिस तरह से आज बसपा सुप्रीमो ने ये संदेश भी दिया है कि आगे के दिनों में, पिछले दिनों जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, उसमें बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जुटा हुआ था कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई छूट न जाए। अब अगली रणनीति के तहत आज बसपा सुप्रीमो ने यहाँ बैठक बुलाई है, और इस बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, रणनीति पर चर्चा हो रही है, पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए इस पर चर्चा हो रही है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण बैठक के बारे में बताने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका भी, जिन्होंने बड़ी जानकारी दी कि किस तरह से अखिलेश यादव अपना चुनाव प्रचार अभियान 11 महीने पहले ही शुरू करने वाले हैं। बहुत चुनौती है सपा और बसपा के लिए इस बार, इस वजह से इतना पहले से चुनाव प्रचार का अभियान शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मुंबई की बात करता हूं। मुंबई वालों को आखिरकार आज अपना नया मेयर मिल गया। आप सबको पता है कितने लंबे समय से चुनाव के बाद लगातार ये चर्चा चल रही थी कि आखिर मेयर होगा कौन। बीजेपी ने कॉर्पोरेटर रितु तावड़े को मुंबई के मेयर पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसकी औपचारिक घोषणा बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने उनकी तरफ से की गई है। वहीं उप महापौर पद शिवसेना के खाते में गया है। शिवसेना ने संजय शंकर घाड़ी को उप महापौर उम्मीदवार बनाया है। दोनों ने बीएमसी में नॉमिनेशन कर भी दिया है। मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। बीजेपी और शिवसेना ने बीएमसी का चुनाव गठबंधन के तौर पर लड़ा था। महायुति के कुल 118 कॉर्पोरेटर्स चुने गए थे। इनमें से 79 बीजेपी के और 29 एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से चुने गए थे। मैं फिर से दोहरा दूं, माफ कीजिएगा, 89 बीजेपी की ओर से और 29 एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तरफ से चुने गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आज इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है कि मुंबई का अगला महापौर कौन होगा। बीजेपी ने कॉर्पोरेटर रितु तावड़े को मुंबई के मेयर पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। औपचारिक घोषणा खुद मुंबई अध्यक्ष की तरफ से की गई है। भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर पद शिवसेना के खाते में गया है। शिवसेना ने संजय शंकर घाड़ी को उप महापौर उम्मीदवार बनाया। दोनों ने बीएमसी जो चुनाव हुआ था वो मिलकर के आपस में गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इन दोनों ने अपने नॉमिनेशंस भी कर दिए हैं। बीजेपी और शिवसेना ने, जैसा मैंने आपको बताया, बीएमसी का चुनाव गठबंधन में लड़ा था। महायुति, फिर से हम बता देते हैं आपको, महायुति के कुल 118 कॉर्पोरेटर्स चुने गए थे। इनमें से 89 भारतीय जनता पार्टी के और 29 एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से चुने गए थे। बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था। मेयर पद पर नामांकन के बाद रितु तावड़े का बयान आया है। उन्होंने कहा है, आपको बता दें, मुंबई को हम बांग्लादेशियों से मुक्त करेंगे। रितु तावड़े का बड़ा राजनीतिक बयान, मुंबई को हम बांग्लादेशियों से मुक्त करेंगे। चुनाव के वक्त यह एक बड़ा मुद्दा बना था। मेयर पद पर नामांकन के बाद तुरंत बाद रितु तावड़े का यह बड़ा राजनीतिक बयान आया है, मुंबई को हम बांग्लादेशियों से मुक्त करेंगे। रितु तावड़े का बड़ा राजनीतिक बयान। हमने देखा था चुनाव के समय कैसे इसको मुद्दा बनाया गया था। मेरे साथ नम्रता दुबे फोन लाइन पे जुड़ रही हैं, मेरी सहयोगी मुंबई से। नम्रता, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, अभी नाम का ऐलान हुआ कि मुंबई की पहली महिला मेयर बनेंगी और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा राजनीतिक बयान दिया, इसके मायने? देखिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर भाजपा को काफी ज्यादा फायदा हुआ था बीएमसी चुनाव में, और वही मुद्दे को एक बार फिर से रितु तावड़े ने दोहराया है। बांग्लादेश मुक्त मुंबई हम करेंगे, सबसे पहला नारा उन्होंने बीजेपी मेयर बनने के बाद, नामांकन भरने के बाद दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अब मुंबई में स्थिति देखने मिलेगी। आपको बता दें कि भविष्य में मुंबई में बुलडोजर एक्शन भी कई जगहों पर देखने मिलेगा।
तो ये एक संकेत है कि आने वाले वक्त में मुंबई की राजनीति क्या कुछ नया रूप लेगी। बांग्लादेश मुक्त और लगातार नीतीश राणे हुआ, अमित साटम कह रहे थे कि हिंदू मेयर बनाया जाएगा, मराठी मेयर बनाया जाएगा, तो उसी को और ताकत देते हुए रितु तावड़े की तरफ से ये बयान दिया गया है कि हम अवैध बांग्लादेश मुक्त जो है मुंबई को बनाएंगे। और साथ ही उन्होंने बड़ी बात की कि 25 सालों से मुंबई में जो कचरा है उसको हम लोग हटाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये निशाना उद्धव ठाकरे की तरफ था और ये बड़ा बयान जो है वो अब बीएमसी की नई नवनिर्वाचित पहली बीजेपी मेयर रितु तावड़े की तरफ से दिया गया है। तो कई राजनीतिक हलचल जो है इसके साथ बढ़ सकती है। आपको बता दें, रितु तावड़े के नाम के ऐलान के तुरंत बाद मातोश्री पर पूर्व जो मेयर है किशोरी पेडनेकर वो पहुंची और उद्धव ठाकरे से वो मुलाकात करेंगी, क्योंकि सूत्रों से खबर सामने आ रही थी कि जी बहुत बहुत शुक्रिया उद्धव ठाकरे ने जी। इस पे भी नजर रहेगी। आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट उद्धव ठाकरे का ये बयान भी आया था कि इस बार उनको उम्मीद थी कि उनकी पार्टी से मेयर बनेंगी और बड़ा राजनीतिक बयान दिया इन्होंने जैसे ही इनका नाम सामने आधिकारिक तौर पर पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के जनकपुरी के हादसे की बात करते हैं। दिल्ली के जनकपुरी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता दूं। दिल्ली पुलिस कर सकती है बड़ी कार्रवाई। ठेकेदार राजेश प्रजापति से पूछताछ जारी है। ठेकेदार को गिरफ्तार कर सकती है दिल्ली पुलिस। कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली के जनकपुरी में जो हादसा हुआ उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है, बड़ी कार्रवाई। ठेकेदार राजेश, तस्वीर देखिए आप सामने, ठेकेदार राजेश प्रजापति से पूछताछ इस वक्त चल रही है। यह हादसा पेश आया था, पूरे देश ने देखा और इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, मैं बता दूं, ये मृतक की तस्वीर है जिसकी जान चली गई थी और इस वक्त ठेकेदार से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। राजेश प्रजापति ठेकेदार से पूछताछ जारी है जिसकी गिरफ्तारी इसमें की जा सकती है। दिल्ली के जनकपुरी में हादसे के बाद एमसीडी जागी है। एमसीडी ने सड़कों पर गड्ढे भरने का काम अब शुरू किया है। गड्ढे में गिरने से हुई थी कमल नाम के युवक की मौत, ये सब ने देखा, पूरे देश ने देखा और एमसीडी की नींद अब जाग रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनकपुरी में हादसे के बाद अब जाकर जागी एमसीडी। गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है। सोया हुआ प्रशासन जागता है। आप देखिए सामने वो गड्ढा है जहां पर कमल की मौत हुई थी और उसके बाद एक गड्ढा यहां पर है जो अब यहाँ पर देखिए इसको भरा जा रहा है, लीपा पोती का काम किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो दिल्ली में मंत्री है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं आशीष सूद है, यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, वो देखिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ तमाम अधिकारी पीडब्ल्यूडी के आज यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ डीसीपी ट्रैफिक उनके साथ हैं और इसके साथ राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनको लेकर आज निरीक्षण करने के लिए मंत्री जी यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मंत्री जी को क्या पहले ये नहीं पता था कि यहाँ पर इस तरीके के ऐसे मौत के गड्ढे खुले हुए हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आशीष सूद कहीं और के विधायक हैं, वो इसी जनकपुरी के विधायक हैं, यहाँ पर पास में ही उनका घर है, तो उनको बाखूबी पता होगा कि यहाँ पर इस तरीके के गड्ढे हैं। ये देखिए अब आप देख रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी की मेंटेनेंस टीम दो गाड़ियां यहाँ पर आ गई है। लेकिन अब ऐसी गाड़ियों का क्या फायदा? समय रहते अगर काम किया जाता, इन गड्ढों को भरा जाता, तो आज कमल अपने माता पिता के साथ जिंदा होता, उसके घर में जो है वो खुशियां होती। और आप देख सकते हैं कि लगातार पीडब्ल्यूडी की गाड़ियां यहां पर आ रही हैं और अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सोया हुआ प्रशासन हमेशा ही किसी हादसे के बाद जागा है। जिस तरीके से नोएडा में हमें देखने को मिला था, वही तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है। कमल को अपनी जान लापरवाही के कारण जो है कहीं ना कहीं गंवानी पड़ी है। जिस तरीके से प्रशासन की जो लापरवाही है उसके कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी है। और अब पूरी तरीके से देखिए लीपापोती का काम दिल्ली के जनकपुरी में इन सड़कों के ऊपर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। उज्जवल आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे ये एग्जैक्ट स्पॉट से जहां पर आज मंत्री आशीष सूद पहुंचे थे और एक दिन पहले एक शख्स की जान चली गई थी। उज्जवल, इतने पैसे टैक्स के हम भरते हैं कि हमें सही एमिनिटीज़ मिले, सड़कें मिले और उसके बाद जान चली जाए, तब एमसीडी नींद से जाग रहा है। और आशीष सूद, चलिए ठीक है, इस बात का तो क्रेडिट दूंगा कि कम से कम मंत्री वहां पहुंचे और अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये पहले नहीं हो सकती थी। बिल्कुल ठीक कहा आशीष जी आपने। देखिए
जिस तरीके से हम सब टैक्स भरते हैं और अच्छा खासा टैक्स सरकार को दिया जाता है, चाहे वो इनकम पे हो, आप उस पर इनकम टैक्स भरते हैं, कुछ चीज़ खरीद रहे हो उस पर टैक्स भरते हैं, हर चीज़ पर टैक्स है, लेकिन उसके बदले टैक्स के बदले लोगों को क्या मिल रहा है? ऐसे खुले मौत के गड्ढे। देखिए हम वहीं पर ही मौजूद है आशीष जी, ये वही गड्ढा है जहाँ पर कमल की बाइक गिरी थी इस गड्ढे में, और ये देखिए कितना गहरा ज़्यादा गड्ढा है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप कार भी देखेंगे, एक के ऊपर के कार लगाएंगे बड़ी वाली एसयूवी टाइप, तो वो भी तकरीबन 3-4 एसयूवीज इसके अंदर समा जाएंगी, इतना भारी ये गड्ढा है। और ये कोई बीच में, मतलब आप ये कहेंगे कि कोई साइड की छोटी सड़क पर नहीं है, मेन सड़क पर है। ये देखिए जनकपुरी की मेन सड़क है, चलता हुआ ट्रैफिक है, चलते हुए ट्रैफिक में बिल्कुल सीधी सड़क आ रही है और सड़क के बीच में गड्ढा खोद दिया जाता है, और गड्ढा खोदने के बाद इसको भरा भी नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। उज्ज्वल मुझे ये बताएं, आप उज्ज्वल आप दिल्ली को रिपोर्ट करते हैं, ये जो गड्ढा आप मेन सड़क पर दिखा रहे हैं, यहाँ से कितनी दूर घर होगा मंत्री जी का खुद का, अगर आप बता सके तो? देखिए बिल्कुल ठीक आपने सवाल पूछा है। मंत्री जी सबसे पहले तो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं उनका घर खुद यहाँ से कितनी दूर? लगा लीजिए तकरीबन मुश्किल से 3 किलोमीटर भी नहीं, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास उनका घर होगा। रोज उनका यहीं से सड़क से आना जाना भी है, ऐसा नहीं है उनको नहीं पता। ये देखिए बड़े शर्म की बात है। और उसके बाद क्या होता है, प्रशासन नींद से जागता है आशीष जी, जैसा हमें हर बार देखने को मिलता है, लीपा पोती का काम किया जाता है। आज मंत्री जी आ रहे थे तो ये जो 7 वाली सड़क है यहाँ पर चूना लगाया जा रहा था, उनके स्वागत के लिए चूना बिछाया जा रहा था, सड़कें साफ की जा रही थी, PWD की गाड़ियाँ आ गई थी, मेंटेनेंस टीम आ गई थी। उसके बाद इसी सड़क पर आगे जो इस वक्त जितेंद्र आपको दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा गड्ढा सड़क में है, उन गड्ढों को भरा जा रहा था। उसके बाद ये जो शेड्स हैं हरे रंग के, वो शेड्स लगाए जा रहे थे, और मंत्री जी अपने साथ अच्छा खासा पूरा एक जमावड़ा लेके चल रहे थे। वो जमावड़ा लेते हुए पूरी एक तरीके। ठीक है उज्ज्वल, लाजमी सवाल खड़े कर रहे हैं आप भी और हम भी। हालांकि मैं बता दूं कि इसमें किसी को बायस ना दिखे, आशीष सूद एक अच्छे परफॉर्मिंग मिनिस्टर माने जाते हैं, लेकिन 3 किलोमीटर के फासले पर मेन सड़क पर गड्ढा है और उन्हें भी नजर नहीं आ रहा था, ये बड़ा आश्चर्यचकित करता है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के जनकपुरी हादसे पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। आपको बता दें, एक बड़ी अपडेट इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। दिल्ली के जनकपुरी हादसे को लेकर के दिल्ली के जनकपुरी हादसे पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। पुलिस ने ठेकेदार राजेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, राजेश प्रजापति को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है, और अगर गिरफ्तारी राजेश प्रजापति की हुई है तो उन अधिकारियों की भी होनी चाहिए जिन्होंने राजेश प्रजापति जो ठेकेदार है उसको टेंडर दिया था, और टेंडर देने के बाद क्या अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाकर देखे कहां पर गड्ढा किया गया है, कहां पर पानी भरा है और कौन से लोग गड्ढों में गिर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर संदिग्ध के घेरे में वो जल बोर्ड के तमाम अधिकारी भी हैं, जिनकी जिस तरह से जनकपुरी का एक हादसा होकर कहीं ना कहीं चौंकाने वाला सामने आया। राजेश प्रजापति को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है में, और इस पूरे मामले को लेकर 2 बजे दिल्ली पुलिस की पीसी भी होगी। तो चलिए हम सुशील से दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। और सुशील जो कि जानकारी दे रहे थे दिल्ली के जनकपुरी में जो हादसा हुआ उसको लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे थे। जो ठेकेदार है उसे दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में पप्पू यादव को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। पटना पुलिस की एक टीम 31 साल पुराने एक मामले में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जिसके बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें पटना के पीएमसीएच में भर्ती करा दिया गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी उससे पहले बीमारी पर बीजेपी ने तंज कसा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो भी नेता गिरफ्तार होता है वो सबसे पहले बीमार हो जाता है। तो वहीं जेडीयू से पप्पू यादव को नसीहत देते हुए कहा गया कि सभी को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो बता दें, कल आधी रात पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और साथ ही ये पुराना मामला है जिस पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। जब भी कोई नेता गिरफ्तार होता है तो वो बीमार होता है, ये जनरल नियम है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस कोई अपने तरीके से नहीं जाती है। माननीय न्यायालय का जब वारंट और कुर्की जब्ती उसको मिला, ये पुलिस की जिम्मेवारी है उसका पालन करना। और पप्पू यादव जी बाद में इस बात को समझ गए कि माननीय न्यायालय का निर्देश है, इसमें पुलिस की कोई गलती या पुलिस का कोई मामला नहीं है, और वो चले भी गए। उसके बाद थोड़ा देर किए
लेकिन चले गए और ये कोर्ट का ऑर्डर था, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए पप्पू यादव जी को ये बात मानना चाहिए कि कोर्ट का ऑर्डर था और उनकी गलती से ही उन्होंने बेल नहीं लिया था, बेल टूट गया था। तो ये उनकी गलती हुई थी या उनके वकील की गलती हुई थी। कोर्ट के बार बार बुलावा के बावजूद 1995 का केस रहने के लिए किराया लिया था, अब बना दिए कार्यालय। पप्पू यादव जी, इस पर राजनीतिक प्रलाप की कोई जरूरत नहीं। इस सच को कबूल करिए कि आप कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे थे। तब जब कोर्ट की अवहेलना करिएगा तो कुर्की तो जारी होना ही है, वारंट जारी होना ही है। इसलिए इसी आधार पर कार्रवाई की गई है